हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। ठीक है। और पॉलिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अब संविधान की किताब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बिकॉज हम लोगों ने हिस्ट्री ख़त्म कर लिया, इंडिया को आज़ाद करवा दिया है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दिया है। अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। यही तो हमारी डिमांड थी कि पूर्ण स्वराज दो, यानी हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो और हम खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे खुद के लिए। क्योंकि साइमन कमीशन आया था, जरा बताइए जल्दी से कब आया था? तब इस समय सेक्रेटरी हुआ करता था बर्किनहेड, और बर्किनहेड ने चैलेंज दिया था इंडिया को कि इंडिया तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते हैं। तब नेहरू रिपोर्ट सामने आई थी, अगर आपको याद हो। नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू के जो पिताश्री थे यानी मोतीलाल नेहरू, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी और उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी इन रेस्पॉन्स टू साइमन कमीशन। और इसके रेस्पॉन्स पे जिन्ना ने कुछ दिया था, जरा बताइए वो क्या दिया था। तो साइमन कमीशन 1928 में आया था और जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। तो एक्चुअली हमारी डिमांड बहुत पहले से ही कॉन्स्टिट्यूंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आने की स्टार्ट हो चुकी थी। अगर हम बात करें कि कब से स्टार्ट हो चुकी थी, तो 1934 1934 से ही सबसे पहली बार डिमांड रखी गई थी, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा के लिए। ठीक है, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के लिए सबसे पहली जो बार डिमांड है वो 1934 में रखी गई थी। और ये किसने रखी थी? एम.एन. रॉय, मनींद्र नाथ रॉय। कमेंट में आप बताएंगे कि एम.एन. रॉय ने कौन सी पार्टी फॉर्म करी थी। अब मैं आपके एक बार कमेंट्स चेक कर लेता हूँ। एम.एन. रॉय बिल्कुल सही है। रजनीश, अभिमन्यु, कोमल, सभी को राधे राधे। और जिसका भी जो भी डाउट होगा तो हम लोग आंसर करेंगे लास्ट में। तो एम.एन. रॉय की अगर बात करें तो इन्होंने CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉर्म करी थी 1920 में, 1920 में। फिर इसने कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस को अंजाम दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो, 1924 1924 में। और 1925 में ये फॉर्मलाइज हुई थी कानपुर में, बनी तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में थी लेकिन फॉर्मलाइज कानपुर में हुई थी। ठीक। फिर 1935 1935 में कांग्रेस ने सबसे पहली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी। सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? ये है संविधान सभा, यानी वो असेंबली जो संविधान को बनाएगी, संविधान सभा। तो यही संविधान को बनाएगी, संविधान का निर्माण का कार्य यही असेंबली करेगी। और इसी की डिमांड बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले ये डिमांड कब मानी? 1940 में। जरा मुझे कमेंट में जल्दी से, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। जब मैंने पहले बैच वालों को पढ़ाई थी, रिकॉर्डेड बैच जो है, उसमें पॉलिटी से ही स्टार्ट किया था, तो उनसे तो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था बिकॉज नहीं पढ़े थे। अब तो पढ़ चुके हैं ना 1940 में, क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था। तो इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए ब्रिटिशर्स ने ऑगस्ट ऑफर दिया, एक लॉलीपॉप एक तरह से दिया। और ये ऑगस्ट ऑफर किसने दिया? द देन वॉइस रॉय लिनलिथगो। ठीक है, लिनलिथगो ने ऑफर फेंक के मारा, लेकिन इसको हमने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इसमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी, जो डोमिनियन स्टेटस हम पहले ही छोड़ चुके थे। तो इसके रेस्पॉन्स में गांधी जी ने क्या करवाया था, जरा बताइए। इसके रेस्पॉन्स में हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले जो हमारे सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन जो है लीड किया था। और हमारे दूसरे कौन थे? दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो 1940 में ये अगस्त ऑफर आया था, जहां पे सबसे पहले डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मानी तो गई थी, लेकिन इसमें यह बोला था कि मेनली इंडियंस रहेंगे। मेनली का मतलब है सिर्फ इंडियंस ही नहीं रहेंगे, इंडियंस रहेंगे और ब्रिटिशर्स भी उसमें रहेंगे, ये बोला था। लेकिन हमारी डिमांड थी मेनली इंडियंस नहीं, सोलली इंडियंस। सोलली का मतलब है सिर्फ इंडियंस रहने चाहिए। देन इन 1942 अगेन इन लोगों ने एक ऑफर भेजा 1942 में, और वो ऑफर क्या था? क्रिप्स मिशन। ठीक है, वो ऑफर क्या था? क्रिप्स मिशन। लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन है, जिसको कि स्टैफोर्ड क्रिप्स लीड कर रहा था, जो 1942 में इंडिया में आया, ये भी फेल हो गया। ठीक है, ये भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भी बात कही गई थी डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मतलब सरकार तो आपकी रहेगी, जैसे ब्रिटिशर्स ने बोला सरकार आपकी रहेगी लेकिन हमारा रूल रहेगा, सॉवरेनिटी आपकी नहीं रहेगी पूरी तरह से, हमारे अंडर ही आप काम करेंगे। तो ये है डोमिनेंट स्टेटस।
ये तो हम पहले ही छोड़ चुके थे 1929 में। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, कांग्रेस का एक सेशन हुआ था लाहौर में जिसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। तो वहाँ पे अब हमारी डिमांड पूर्ण स्वराज हो चुकी है कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, डोमिनेंस स्टेटस का ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए हमें। तो फेल हो गया, और इसके रिस्पॉन्स पे हमने क्या किया, इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट। और आपको याद आना चाहिए यहाँ से गोवाली का टैंक, और आपको ये भी याद आना चाहिए कि लीडर्स की पहले दिन अरेस्ट हो गई, और फिर इसको लीड किया किसने, अरुणा आसफ अली ने। और अंडरग्राउंड रेडियो किसने चलाई, ये आपको बताइए जल्दी से। यहाँ पे अंडरग्राउंड एक तो एक्टिविटीज स्टार्ट हुई और पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पे सेटअप हुई, अगर आपको याद आ रहा हो तो। जैसे बलिया में चिट्टू पांडे ने सेटअप करी थी। और अगर हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड रेडियो उषा मेहता ने सेटअप किया था। और गांधी जी ने इसी मूवमेंट से पहले डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया था। खैर, अब ये भी जब फेल हो गया तो इनको लास्ट में आते आते तक, क्योंकि इनको जापान से रिट्रीट मिल रहा था, क्योंकि जापान पास बढ़ते जा रहा था, जापान और पास आते जा रहा था, बिकॉज अंडमान निकोबार तो कैप्चर कर ही लिया था। तो 1945 में 1935 में ब्रिटिशर्स एक प्लान बनाते हैं कॉल्ड एज कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। और ये जब बनाते हैं तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है इंडिया में अराइव करता है 1946 में। 45 में बनता है ब्रिटेन में, बट इंडिया में अराइव करता है 1946 में। व्हाट इट इज, कैबिनेट मिशन प्लान। और ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसमें टोटल 3 सदस्य थे, 3 लोग थे। वो 3 लोग कौन थे, एक तो एवी अलेक्जेंडर, दूसरे जो हमारे अभी ये क्रिप्स आया था अभी, स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन लेके, वो भी इसमें थे। ठीक है, तो इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इस बीच हम लोगों ने ये भी देखा था जैसे 1945 में एक वेवेल प्लान आया था। वेवेल को उस समय का वॉइस रॉय बनाया गया था कि भाई आप जाओ, एक तो 1943 में बंगाल का फेमाइन फैला हुआ था, उसको कंट्रोल करो जाके, और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा मनाओ और कुछ देखो, क्योंकि जब भी आता था तो कांग्रेस की कुछ और डिमांड होती थी कि भाई हमें डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट। और मुस्लिम लीग का तो आप जानते हैं जिन्ना एक राग अलापने में लगा था कि पाकिस्तान चाहिए, सेपरेट नेशन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वेवेल को भेजा गया, तो वेवेल प्लान इन 1945। खैर, कैबिनेट मिशन प्लान 3 सदस्य थे, 3 मेंबर्स थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, जो कि लॉरेंस फिश्नोई के फोर फादर नहीं है। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस ही इसमें चेयरमैन भी था इस कमीशन का या फिर इस प्लान का, ये चेयरमैन था। और इसने जो है जो प्लान रखा वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये कैसे पॉसिबल है कि भाई दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया, ये ऐसे पॉसिबल है क्योंकि कांग्रेस तो चलो ठीक है रेडी हो जाती थी, लेकिन ये जो मुस्लिम लीग वाला है यानी कि जो जिन्ना है वो जल्दी फल्दी रेडी नहीं होता था, क्योंकि उसको चाहिए होता था पाकिस्तान। तो अगर हम कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो इसमें ग्रुपिंग्स की बात कही गई थी। ग्रुपिंग्स इन द सेंस कि भाई यहाँ पे ग्रुपिंग्स में वोटिंग करवाई जाएगी। ठीक है, और उस हिसाब से ये पार्ट अलग हो जाएंगे। तो मतलब ये ग्रुपिंग करवाई जाएगी कि भाई आपको इंडिया में रहना है कि अलग होना है। तो जिन्ना को लगा भाई यहाँ पे तो मुस्लिम मेजॉरिटी है, ठीक है, और आराम से हम इसको अलग कर लेंगे। लेकिन और जब इसको ये बात रियलाइज़ हुई, जब नेहरू का एक स्टेटमेंट आया कि ये जो ग्रुपिंग है ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ग्रुप बने ही बने, तो फिर जिन्ना जो है तड़पने लगा। इसको लगा अब तो भाई अब तो जो है डायरेक्ट एक्शन कुछ लेना ही होगा, तभी हमें पाकिस्तान मिलेगा। तो हमें पता है कि इसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने की अनाउंसमेंट करी। ठीक है, जहाँ पे कितनी सारी किलिंग्स हुई हमें पता है, डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको कि हम कैलकाटा किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं। हमने देखा था जैसे नोआख अली जो कि कैलकाटा में पड़ता है, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई है कि नहीं, जो उस समय के बंगाल में था। और गांधी जी जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, वो नोआख अली में ही थे। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक आई होप सभी को चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये जब चीज़ अनाउंस हो जाती है कि भाई अब जो है चीज़ें नहीं बन पाएंगी और जो जिन्ना है वो डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने का अनाउंसमेंट कर देता है, तब हमें पता है कि 1947 में 1947 में क्या होता है, 1947 में एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है जुलाई 1947 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की संसद में। और उसको हम बोलते हैं माउंट बैटन प्लान, जो कि डिवीजन प्लान है, जहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि इंडिया को पार्टीशन किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान में। और पाकिस्तान कैसा, वेस्ट पाकिस्तान यहाँ पे और ये ईस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। अब उसमें हम डीप में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज वो जब हम एक तरह से एक एक्ट की अलग से क्लास होगी जहाँ पे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1909, 1919 सब अलग से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ क्लियर। अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसमें कुछ इस तरह से चीज़ें थी कि भाई टोटल 389 सीट पे चुनाव होंगे। ये किस चीज़ की सीट है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को चुने जाने के लिए, जो लोग बैठेंगे और देश का संविधान बनाएंगे।
अब ये चीज़ देखिए, अभी तक इंडिया पार्टीशन नहीं हुआ है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया है, 389 सीट इसने बोला रखी जाएंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इनका बंटवारा कुछ इस तरह से होगा कि 296 और 93, यानी 296 एंड 93। इस 296 जो सीट्स हैं ये निकलेंगे ब्रिटिश इंडिया से, यानी कि ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश इंडिया। और ये 93 निकलेंगे प्रिंसली स्टेट। मतलब ये किस तरह से डिवीजन है? प्रिंसली स्टेट का मतलब है देसी रियासतें, यानी वो जगह जहाँ पे अभी भी रूलर्स रूल कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स भले पूरे इंडिया में रूल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी अभी जो लोकल रूलर्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा नहीं था 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी, फिर यहाँ पे इन्होंने फिर से वोडेयार राजा को बिठा दिया था और सब्सिडियर अलायंस साइन करवा लिया था। तो डायरेक्टली तो रूल नहीं कर रहे ना, लेकिन कंट्रोल उन्हीं का है, लेकिन वहाँ पे राजा बैठा हुआ है एक तरह से, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट, और यहाँ पे क्या डायरेक्टली कंट्रोल है। इनको भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, 292 एंड 4। ये 292 है आपकी गवर्नर्स प्रोविंस, यानी कि गवर्नर की प्रांत हैं ये, ठीक है। गवर्नर्स प्रोविंस गवर्नर की प्रांत हैं ये, ठीक है। और अगर हम 4 बात करें, चीफ कमिश्नर की प्रांत है, यानी दैट इज चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। इज दैट क्लियर? यहां तक सीट का बंटवारा किस तरह से हुआ था। अब होते हैं चुनाव, लेकिन चुनाव करवाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सीटों का बंटवारा हुआ था ये किस हिसाब से हुआ था। देखिए, यहां से जो ब्रिटिश भारत से जो लोग चुन के आने थे वो इलेक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्टेड होंगे यहाँ पे, मतलब इलेक्शन होगा। और इलेक्शन ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव था। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि लोग डायरेक्टली वोट नहीं करेंगे। वहाँ पे जो असेंबलीज हुआ करती थी, जैसे हम लोग नहीं पढ़ते थे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी प्रोविंसेस को, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उसको डायरकी द्वय शासन बोलते हैं। तो हर मतलब ये है कि हर प्रांत में एक काउंसिल बनी हुई है। ऐसे आज आप देखो तो हर राज्य में ना, यूपी में, एमपी में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, और 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद है, वो हम पॉलिटी में ही पढ़ेंगे। तो ऐसे ही उस समय हुआ करते थे, तो वो लोग चुन के भेजते थे। आप इसको आज के राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हो। राज्यसभा के लिए क्या हम लोग वोट डालते हैं? नहीं, लोकसभा के लिए डालते हैं, जो अभी इस साल होंगे लोकसभा के चुनाव। राज्यसभा में क्या, जो हम लोग विधानसभा में जो लोग चुन के भेजते हैं वही लोग चुन के भेजते हैं राज्यसभा में। हम डायरेक्टली तो जाते नहीं राज्यसभा की वोटिंग करने। वैसे ही यहाँ पे भी था, जो लोग प्रांत में बैठे हुए थे प्रोविंशियल असेंबलीज में, वो लोग चुन के भेज रहे थे, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और 93 जो है ये नॉमिनेटेड होंगे, यानी कि जो राजा होगा वो हर एक राजा अपने यहाँ से चुन के भेजेगा, तो वो नॉमिनेट होगा। नॉमिनेट का मतलब यहाँ कोई चुनाव नहीं होगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोल दिया चले जाओ भाई, जाओ तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके बैठ जाओ, तो क्या उसका चुनाव हुआ ना? ठीक है। तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में डिफरेंस साफ समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये आगे बार बार रिपीट होगा। जब राज्यसभा पढ़ेंगे अगेन ये चीज़ रिपीट होगी, ठीक है, जब इलेक्शंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से था। अब जिस तरह से हम आगे पढ़ेंगे ना, जब हम आगे पॉलिटी पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव, तो हम देखेंगे कि जैसे कोई राज्य होता है यूपी, तो उसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है, उसमें वो निकलती कॉन्स्टिट्यूएंसी निकलती है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी निकलती है कि नहीं, जैसे कि कानपुर नगर, कानपुर देहात, या फिर दिल्ली में चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस तरह से। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी निकाली जाती है उसको, कि वो सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे यहाँ से मान लो ये एक बंदा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, यहाँ से भी एक बंदा होगा, यहाँ से एक होगा, यहाँ से एक होगा, यहाँ से भी एक होगा, यहाँ से भी एक होगा, लेकिन इस हिसाब से डिवीजन किया जाता है इस पूरे पार्ट का कि वो सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर ये बंदा 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी 10 लाख को, ये भी 10 लाख को, ये भी 10 लाख को, इस तरह से डिवीजन किया जाता है। और यहाँ पे भी वैसे ही था, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन था। और किस हिसाब से? इस हिसाब से था कि भाई 1 मिलियन लोगों में से, यानी 10 लाख में से, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, एक सीट निकलेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें किस तरह से सीटों का बंटवारा था, तो ये कम्युनिटीज़ में अगर हम बात करें तो 3 कम्युनिटीज़ यहाँ पे डिसाइड करी गई थी। इस तरह से कम्युनिटीज़ में बंटवारा था सीटों का, ठीक है। अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कुछ इस तरह से बंटवारा था। जनरल, ठीक है, जनरल, सिख एंड मुस्लिम, यानी मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम और सिख को छोड़ के जितने बच गए वो सब जनरल में आएंगे। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ था। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। तो मैं घुमा फिरा के, अब यहाँ पे जिसका डाउट हो तो पूछ लो, तो घुमा फिरा के मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन शॉर्ट, यानी संविधान सभा, CA डॉट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, तो संविधान सभा वॉज अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, यानी आंशिक तौर पे निर्वाचित थी और आंशिक तौर पे नामित थी, पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। क्योंकि हमने देखा कि ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश इंडिया से तो इलेक्शन हो रहा है, लेकिन प्रिंसली स्टेट से, देशी रियासतों से नॉमिनेशन हो रहा है।
इज़ दैट क्लियर यहाँ तक सभी को? किसी कोई डाउट? सर हिंदी में भी पढ़ाओ, अच्छा क्या चीज़ हिंदी में नहीं बताई मैंने, बताएंगे ज़रा? प्रोविंशियल प्रिंसली स्टेट का मतलब बताया, गवर्नर प्रोविंस, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ब्रिटिश भारत, नामित, निर्वाचित। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं सब चीज़ लिखूंगा भी, ठीक है? अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे हो तो एसएससी का पेपर ही मत दो, कि अगर मैं इलेक्टेड बोल रहा हूँ, निर्वाचित बोल रहा हूँ, तो वो आप अपनी तरफ से इतना भी एफर्ट नहीं मार सकते हैं, ठीक है? और 1 मिलियन का मतलब इसको भी मैं हिंदी में बोलूँ, और वो दिमाग में कुछ लोगों के कीड़ा बैठा हुआ है, हिंदी 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 हिंदी, वो हिंदी हिंदी करते रह जाएंगे। और मुझे पता है कि जो एक्चुअल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, जो एक्चुअल में रिजल्ट देने वाले हैं, वो शांति से पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ मैं मानता हूँ कि कई बार हो जाता है कि मैं कोई वर्ड नहीं बताता, तो वो आप बता दो कि सर इस वर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में, और मैं अब कोशिश करूँगा कि कल से जो भी लेक्चर होगा उसके हिंदी के नोट्स पहले ही, जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं, पहले ही डलवा दूंगा। तो वो जो हिंदी हिंदी का आपकी कीड़ा, वो भी खत्म हो जाएगा, कि आप सीधे पीडीएफ को देख के आप सीधे पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है? और वो ये मुझे भी पता है कि अभी मतलब, क्योंकि आज पहली क्लास है ना, तो पहली पता नहीं होता ना, जैसे नई नई दुल्हन का शौक होता है पहली पहली, तो वैसे ही अभी नई नई क्लास में कुछ लोगों को शौक होता है कि आज देखते हैं क्या होगा, फिर धीरे धीरे कम होंगे। तो वो जो 5-6 लोग हैं, मुझे पता है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी अगर किसी का डाउट ना हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अभी होंगे अब क्या, चुनाव। अब हम लोग करवाएंगे यहाँ पे इलेक्शंस, ठीक है? तो इलेक्शंस होंगे अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और इलेक्शन में अगर हम बात करें तो किस तरह से सीट जीती, ठीक है? तो इलेक्शन हुए कब? तो ये जुलाई के टाइम पे हुए, जुलाई अगस्त के टाइम पे, 1946 में, 1946 में इलेक्शंस होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें किस तरह से, तो कांग्रेस जो है यहाँ पे बहुमत लेके आती है, सबसे बड़ी पार्टी निकल के आती है, टोटल 208 सीट निकाल लेती है यहाँ से। मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ती है, ठीक है? क्योंकि अभी बंटवारा तो हुआ नहीं है, 73 सीट निकाल के लाती है। और बाकी जो है इंडी बाकी जो है इंडिपेंडेंट के खाते में जाती हैं, यानी इंडिपेंडेंट इन दी सेंस कि उनकी कोई पार्टी नहीं है, ना तो वो कांग्रेस से हैं, ना तो मुस्लिम लीग से हैं, ठीक है? ना तो कांग्रेस के साइड से है, ना वो मुस्लिम लीग के साइड से हैं। बाकी अगर किसी कोई डाउट होगा तो मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है? अभी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है? ठीक है, तो 208 कांग्रेस से, मुस्लिम से 73, और अन्य से 15 ही थी, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये मुस्लिम लीग को बात समझ में आई तो ऑब्वियसली बात है वो बॉयकॉट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से सच तो कुछ बनेगा नहीं। तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पे कर दिया बॉयकॉट। और जब मुस्लिम लीग यहाँ से चली गई, यानी कि गंदगी एक तरह से चली गई यहाँ से, तो आफ्टर पार्टीशन अगर हम बात करें तो टोटल कितनी सीट बची? तो आफ्टर पार्टीशन अगर हम बात करें, विभाजन के बाद, तो टोटल 299 सीट्स बची यहाँ पे, ठीक है? 299 सीट आफ्टर पार्टीशन बची। अब गंदगी निकल गई, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू करते हैं। ये जो लोग जीत के आए हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करेंगे। जो 208 ये हैं, चलो मैं इंडिपेंडेंट वाला भी लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडिपेंडेंट, ठीक है? इंडिपेंडेंट मतलब आप अन्य लिख सकते हैं, ठीक है? अन्य, अन्य में आ जाएंगे यहाँ पे कितने, 15। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू करते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक, यानी कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है? तो फर्स्ट मीटिंग अगर मैं बात करूं कब होती है, पहली जो मीटिंग होती है ये 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। यानी सबसे पहली बार ये लोग 9 दिसंबर को मिलते हैं, एकदम मस्त नहा धो के। और कितने लोग मिलते हैं यहाँ पे? 211 सदस्य, 211 मेंबर्स होते हैं जो पहली मीटिंग में हिस्सा लेते हैं 9 दिसंबर को। एंड देन इसके 4 दिन बाद ही, यानी कि 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946, यानी 4 दिन बाद ही नेहरू जी तुरंत आए अपना उद्देश्य प्रस्ताव लेके, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके, ठीक है? नेहरू जी यहाँ पे आते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरह से नेहरू जी का ये कहना था कि जब हम संविधान बनाना स्टार्ट करें, उससे पहले सब लोग ये मिलकर डिसाइड कर लें कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें अपने देश को, संविधान को क्या रूपरेखा देनी है, ये डिसाइड कर लें। तो एक तरह से जिस्ट था उस चीज़ का, समरी इन शॉर्ट, सब लोग ये पढ़ लो और आप ये देख लो, सुन लो, क्योंकि अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हम लोग चालू कर रहे हैं। तो हर कमेटी को एक तरह से दे दिया गया, अभी हम देखेंगे कमेटी बनी, यहाँ पे समितियाँ बनी, ठीक है? तो हर समिति को दे दिया कि आप एक बार इसको पढ़ लो, इस तरह से बनेगा। तो भाई सभी ने पढ़ा और इसको सही माना, और इसको फिर एडॉप्ट कर लिया गया, इस प्रस्ताव को एडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को, 1947 को इसको एडॉप्ट कर लिया गया। क्या? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हम जाके बनता है प्रियम्बल।
इसको कि हम प्रस्तावना बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे काम को अलग अलग करने में, ताकि सहूलियत हो काम को डिवाइड करने के लिए, समितियां बनाई गई। क्या बनाई गई? समितियां बनाई गई, यानी कि कमिटीज़ बनाई गई कि भाई ये वाला काम ये कमेटी देखेगी, ये वाला काम ये कमेटी देखेगी। तो इन कमिटीज़ को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, मेजर यानी कि मुख्य, और माइनर यानी कि लघु। तो मुख्य समिति और लघु समिति, और ये समिति हम लास्ट में देखेंगे, बिकॉज अभी थोड़ा सा फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा सा फ्लो बिगड़ जाएगा, बिकॉज काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं, फिर आप बोलोगे सर ये कैसे याद रखें ये वो। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। समितियां बनी काम को डिवाइड करने के लिए, तो मेजर और माइनर। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, मेजर टोटल 8 थी, माइनर 13, कहीं कहीं पे माइनर आपको 14 दिख जाएंगी, ठीक है। तो वो ऑप्शन में डिपेंड करता है कि क्या है। अगर 21 है ऑप्शन में तो 21 मारेंगे, 22 है तो 22, दोनों तो नहीं होगा, और अगर दोनों हो जाए तो फिर 21। तो मेजर 8 कमेटी थी। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वॉज ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको कि हम मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी ने पूरे तरह से एक तरह से ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। पूरा सब सारे कमिटी से ये लेती थी जांच कि भाई तुमने ये कर लिया, तुमने ये कर लिया, ये कर लिया, सबको मिलाती थी और ये प्रिपेयर करती थी ड्राफ्ट। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में सबसे सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जो मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति थी, सबसे पहली बात तो ये बनी कब थी? तो ये बनी थी 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य थे इसमें। और इसके चेयरमैन की अगर बात करेंगे तो चेयरमैन हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। तो ये इसके चेयरमैन हो जाएंगे। और बाकी 7 मेंबर कौन थे उनको भी हम देख लेते हैं। एक तो हमारे थे, मतलब एक तो हमारे अम्बेडकर जी हो गए ना, दूसरे हम देख लेते हैं, दूसरे हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो अय्यर साहब हैं, ठीक है। तीसरे हमारे एक गोपाल स्वामी अयंगर, अय्यर और अयंगर दो ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है, गोपाल स्वामी। इस तरह से ही क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सा मेंबर नहीं था ड्राफ्टिंग कमेटी का, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चौथे हैं यहाँ पे मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक है तो मेरे दिमाग में, लेकिन वो बताऊंगा नहीं मैं, मतलब बता सकता नहीं हूँ मैं, हो सकता है कुछ लोग समझ गए हो, ठीक है। तो मोहम्मद सादुल्ला, और एक थे हमारे BL मिट्टर। एक्चुअली में BL मिट्टर पहले थे, इनको फिर रिप्लेस कर दिया था। तो यहाँ पे क्या मैं लिख दूँ? चलो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। चलो पहले तो उनका नाम लिख देते हैं जो परमानेंट ही थे, ठीक है। तो परमानेंट हमारे थे एक मुंशी जी, ठीक है, KM मुंशी, जिनको कन्हैया लाल, मतलब पूरा नाम था कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, तो KM मुंशी इन शॉर्ट, ठीक है, ये थे। और छठे और सातवें यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये थोड़ा सा वैसा टाइप है, वैसे टाइप इन दी सेंस पहले BL मिट्टर हुआ करते थे, लेकिन इनकी फिर डेथ वगैरह हो गई, तो N माधव राव आ गए इनकी जगह पे, N माधव राव। एंड ऐसे DP खैतान थे, ठीक है। तो DP खैतान पहले तो थे, लेकिन बाद में इनकी जगह पे TT कृष्णमाचारी आ गए, TT कृष्णमाचारी आ गए यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? ड्राफ्टिंग कमेटी को हमने यहाँ पे अच्छे से कर लिया। अब थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि संविधान सभा के टोटल नंबर ऑफ सेशन कितने हुए, टोटल यानी कि सत्र या फिर अधिवेशन आप बोल सकते हो, टोटल सेशंस कितने हुए। जैसे कि पार्लियामेंट में आज सेशन होते हैं ना, आपने सुना होगा, वैसे तो अभी हमने पढ़ा नहीं है पार्लियामेंट चैप्टर, कि मानसून सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है कि नहीं। तो वैसे ही कितने सत्र हुए इसमें, टोटल 11 सत्र हुए थे। और ये 11 सत्र टोटल कितने दिन तक चले, तो 165 दिन तक चले, 165 डेज, मतलब ये लोग बैठे थे एक्चुअल में, ध्यान रखना। और टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगा हुआ टाइम कितना लगा, तो टोटल जो हमें टाइम लगा वो 2 साल 11 महीने 11 मंथ्स और 17 डेज, कहीं कहीं पे 18 दिन भी लिखा हुआ है, लेकिन उतना मतलब प्रिसाइजली तो नहीं पूछेगा। 2 साल 11 महीने 17 दिन ये टोटल टाइम लगा, और 165 दिन ये एक्चुअल में बैठे। 11 सेशंस हैं वो, और 11 सेशंस की अगर मैं बात करूँ, ये जो 11 सेशन है ना, तो इसमें से पहला और 10वां और 11वां बस आपसे पूछ लेता है। तो पहले की अगर बात करें तो पहला हमें पता है 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो 9 से लेके 23 दिसंबर 1946 1946 पहली मीटिंग हुई थी, मतलब पहला सत्र हुआ था। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे कर लेते हैं 10th और 11th। तो 10th की अगर बात करें तो 6 से लेके 17 अक्टूबर कब, ये आपका 1949 के टाइम पे, ठीक है। और 11th की अगर बात करें तो ये हुआ था आपका
14 से लेके 26 नवंबर 1949, ये लास्ट सेशन हुआ था आपका। क्लियर है यहाँ तक कितना टाइम लगा? और वैसे पैसे तो पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले कि कितना पैसा लगा बनाने में, तो रुपए 64 लाख, इतना रुपए लगा था उस टाइम का जो 64 लाख है वो बनाने में इसको। ठीक है, अभी के कंपैरिजन में तो ये बहुत ही होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कुछ डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो टोटल हम लोग सेशन भी करवा लिए। अब यहाँ पे अंबेडकर जी की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने फाइनल ड्राफ्ट कब दिया वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसने जो ड्राफ्ट बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको सबके सामने रखा गया था, यहाँ तक कि लोगों के सामने भी रखा गया था। लोगों को भी दिया गया था कि भाई आप भी देख लो आपका देश का संविधान कैसे बनने वाला है, और लोगों के रिकमेंडेशन भी लिए गए थे इसमें। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट को दिया था 4 नवंबर 1948 को, किसने? अंबेडकर जी ने। और उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, यानी हमारे देश का संविधान को अपनाया गया था ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। और ये 26 नवंबर 1949 को हम मनाते हैं क्या? भारत का संविधान दिवस, यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसीलिए मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे इस दिन को, बिकॉज इस दिन हमने अपने संविधान को अपनाया था, लेकिन लागू नहीं किया था। लागू कब किया था? एनफोर्स्ड ऑन, तो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। रीज़न क्या है कि भाई तुरंत क्यों लागू नहीं हुआ? बनाने के बाद इतना वेट क्यों किया? क्योंकि लागू करने जा ही रहे थे तो तुरंत यहाँ पे हमारे नेहरू जी आए और दौड़ते हुए बोले कि मतलब क्या भूल गए आप लोग हैं? लाहौर के सेशन में हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्र दिवस मनाया था, तो वो दिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप कैसे भूल सकते हैं उस दिन को? थोड़ा तो याद करिए। तो इस तरह से जब वो थोड़ा सा इमोशनल कर दिए उनको, सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो बोले कि हाँ बात तो सही है नेहरू जी की। तो इसलिए फिर थोड़ा टाइम हम रुक गए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन एनफोर्स किया। तो वही छोटा सा रीज़न है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब देखिए सिंपल सी बात है कि जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं जिनको तुरंत इमीडिएटली ही लागू कर दिया गया, तो वो चीज़ें जो इमीडिएटली लागू कर दी गई, यानी कि एनफोर्स्ड ऑन 26 नवंबर 1949, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके बिना हमारा देश नहीं चल सकता था, तो उनको तुरंत ही लागू कर दिया गया। बिकॉज उस समय पार्टीशन का बड़ा चल रहा था, लोग इधर उधर, पाकिस्तान से उधर, पाकिस्तान से इधर, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इसलिए जो सिटीजनशिप यानी नागरिकता के जो प्रोविजंस हैं, इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं, जैसे अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये सब को तुरंत ही लागू कर दिया गया था। क्लियर? जो चुनाव संबंधी यानी कि जो इलेक्शन से रिलेटेड, चुनाव से संबंधित प्रोविजंस थे, उनको तुरंत लागू कर दिया गया, जैसे 324, 325, 26 से तुरंत ही लागू कर दिए गए। और अगर हम बात करें जो प्रोविजनल पार्लियामेंट, जिसको हम अंतरिम संसद बोल सकते हैं, प्रोविजनल पार्लियामेंट या फिर अंतरिम संसद, उससे भी संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनको लागू कर दिया गया। क्लियर यहाँ तक? किन किन चीज़ों को लागू किया गया और किन को नहीं। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी ना, जो भी हम संविधान सभा को डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो उसने बना लिया, अपना भी लिया हमने, लागू भी कर दिया हमने। अब लागू तो कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, खत्म, पॉलिटी खत्म। अभी नहीं, अभी ये चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ और भी फंक्शंस परफॉर्म किए थे, उनको हम देखेंगे। बट बिफोर दैट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें, जो संविधान सभा है, जो संविधान, चलो अभी ऐसे बताता हूँ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मुख्यतः यानी मेनली 2 फंक्शंस परफॉर्म किए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी यानी कि संविधान बनाने के लिए बैठती थी ये, और लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे भी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब, लेजिस्लेटिव बॉडी तो वो होती है जो लॉ बनाती है, बिल्कुल ये लॉ बनाती थी। क्यों बनाती थी? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन कब जाके तैयार हो रहा है? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये हो रहा है। तो कितना लंबा टाइम लग गया। अब इस लंबे टाइम में सब लोग ऐसे आइडल बने तो बैठे नहीं होंगे, भाई रुक जाओ, कोई किसी की हत्या नहीं करेगा, कोई कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, या फिर कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मांगे, कुछ नहीं होगा, सब ऐसे बैठे रहेंगे, संविधान बनने का इंतजार करेंगे। भाई देश तो चल ही रहा था ना, सारी चीज़ें तो हो ही रही थी ना। तो उसके लिए हमारे प्रेजेंट टाइम के नए लॉ चाहिए थे। तो वो नए लॉ बनाने के लिए लोग अलग से बैठते थे, संविधान बनाने के लिए अलग से और लॉ बनाने के लिए अलग से। जब संविधान बनाने के लिए बैठते थे तो इसके हेड होते थे राजेंद्र प्रसाद,
ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसके हेड हुआ करते थे, इसकी अध्यक्षता करते थे। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे बनती थी, मिलती थी, तो GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इसके हेड हुआ करते थे, जो हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी बने, लोकसभा के पहले स्पीकर भी बने। इज दैट क्लियर? और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा संविधान ये बन के तैयार हुआ, इसमें कितने अनुच्छेद वगैरह थे, तो टोटल 395 आर्टिकल्स यानी कि 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची यानी 8 शेड्यूल थे, ठीक है, 8 शेड्यूल्स, 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे, और ये हमारा एक इसमें प्रियम्बल भी था, प्रस्तावना भी था। तो अगला लेक्चर हम लोग प्रियम्बल ही सब चीज़ देखेंगे, शेड्यूल्स भी अगले लेक्चर में ही देखेंगे, पार्ट्स भी ये लास्ट में देखेंगे जब सब कुछ हम कर चुके होंगे। तो सबसे लास्ट वाला जो क्लास होगा उसमें पार्ट्स देखेंगे, और आर्टिकल्स तो जितने इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको कराऊंगा, सारे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, तो इसको साइन किया गया था लोगों के द्वारा। और ये चलो नहीं तो अभी मैं आगे बता दूंगा कि कितने लोगों ने और कैसे क्या साइन किया और कब किया। यहाँ तक आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी कि संविधान सभा किस लिए बनी और कैसे बैठी, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे जब बैठी तो GV मावलंकर हेड थे। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि राजेंद्र प्रसाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के हेड कहे जाते हैं या फिर प्रेसिडेंट कहे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी पूछ ले वाइस प्रेसिडेंट कौन था, तो वाइस प्रेसिडेंट 2 लोग थे, एक तो HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, ठीक है। TT कृष्णमाचारी अलग है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे, ये अलग है, VT कृष्णमाचारी, ठीक है। तो जब, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन फंक्शन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तो उसके प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद होंगे। हम GV मावलंकर फिर नहीं बोलेंगे। अगर वो स्पेसिफाई करके देगा कि भाई बताओ लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे जब वो मिली थी तब उसके हेड कौन होते थे, देन वी विल से कि GV मावलंकर। लेकिन वैसे राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। लेकिन तुरंत ये नहीं बन गए थे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। 9 दिसंबर 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी, देन तुरंत ही ये नहीं बन गए थे, क्योंकि उसके लिए इलेक्शन हुए थे कि भाई तब राजेंद्र प्रसाद बने थे ये। लेकिन हमने फ्रेंच प्रैक्टिस तुरंत अडॉप्ट करी कि भाई इमीडिएटली कौन बनेगा, तो जो सबसे सीनियर मोस्ट थे उनको बना दिया, और वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? ये थे हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर टेम्पररी चेयरमैन, ठीक है। प्रेसिडेंट बोलो फिर चेयरमैन बोलो, टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अस्थाई जो है चेयरमैन होंगे, और ये स्थाई हैं राजेंद्र प्रसाद, स्थाई, ठीक है। और एक चीज़ और कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लीगल एडवाइज़र कौन था? लीगल एडवाइज़र या फिर इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बोल सकते हैं, मतलब इसका होता है संवैधानिक सलाहकार, या फिर संवैधानिक सलाहकार ही बोलेंगे, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ये थे हमारे सर बेनेगल नरसिंह राव, इन शॉर्ट BN राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, यानी कि सलाह देने का काम करते थे ये BN राव जी, क्लियर। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लो कि इसके मुख्य प्रारूपकार कौन थे, अगर कभी पूछ ले कि इसके चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, यानी कि मुख्य प्रारूपकार कौन थे, तो ये थे चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी थे, जो इनका मेन ड्राफ्ट का काम देख रहे थे, ठीक है। चीफ ड्राफ्ट थे ये, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन थे SN मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, और भी इसके फंक्शंस इसने परफॉर्म किए थे। तो ये तो मेन 2 फंक्शंस देख लिए, और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए तो वो देखते हैं। यानी कि अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए इसने? पहला, इसने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, राष्ट्रीय जो ध्वज था उसको अडॉप्ट किया इसने, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। और क्या किया इसने? नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, ठीक है। नेशनल एंथम को बाद में लिखते हैं, पहले कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप लिख लेते हैं ताकि ऑर्डर में हो सारी चीज़ें, है ना। तो अगर आप भूल भी जाएं तो भी आपके दिमाग में रिलेट करके आप कर सकें। तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया। अभी कॉमनवेल्थ क्या है? तो वो देश जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, ठीक है, कनाडा में भी रूल किया है, तो इसलिए सारे देश कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं, ठीक है। थर्ड की अगर बात करें तो नेशनल एंथम हमने कब अडॉप्ट किया, यानी कि जो राष्ट्रगान है हमारा। और फोर्थ, कल इसको लेके इसको इससे रिलेटेड आपको एक मीम भी देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पे कल, ठीक है। और नेशनल फ्लैग, ठीक है, नेशनल
एंथम, सॉरी फ्लैग तो हो गया ना, नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग कब हमने अडॉप्ट किया? अब ध्यान से यहाँ पे चीज़ें देखिए। नेशनल फ्लैग तो हमने अडॉप्ट किया 22 जुलाई को 1947, 1947। 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया, ठीक है। और 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रैटिफाई किया। रैटिफाई का मतलब है कि उसको एक तरह से, रैटिफाई का मतलब है कि हमने उसको अप्रूव कर दिया मई 1949। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला ठीक है हम कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं। ऐसा जैसे कि अगर अभी हम चाहें तो कॉमनवेल्थ के ग्रुप से हट सकते हैं, ऐसा कोई हम पे लिमिटेशन नहीं है कि ब्रिटिशर ने लगा के रखा लिमिटेशन कि नहीं तुम्हें कॉमनवेल्थ का पार्ट बनना पड़ेगा, तुम्हें कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वी आर सॉवरेन, ठीक है, हम संप्रभुत्व है हमारे यहाँ पे देश में, तो वो हमने रैटिफाई किया अपनी मर्जी से, ना कि ज़बरदस्ती। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की अगर बात करें तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को ये काम किया गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को और भी कुछ काम हुए थे। और आई होप ये पता होगा सभी को नेशनल एंथम और सॉन्ग में क्या डिफरेंस है। एंथम मतलब जन गण मन और सॉन्ग मतलब वंदे मातरम। जरा बता दीजिए कमेंट में दोनों किसने कंपोज किए थे। तो 24 जो जनवरी 1950 है ये इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि इसी दिन संविधान सभा में यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 284 पीपल साइंड दी कॉन्स्टिट्यूशन। 284 पीपल साइंड दी कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें से 15 महिलाएं थीं, 15 वर विमेन, तो 15 महिलाएं थीं। इसी दिन ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के हम इलेक्शंस देखेंगे तो वो इलेक्शन राजेंद्र प्रसाद के लिए नहीं हुआ था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट। और हाँ, कल मतलब आज वाले लेक्चर में जो पीवाई की सीरीज़ हुआ था मैंने गलती से वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट की जगह प्रेसिडेंट वाली लिस्ट बता दी थी, ठीक है। तो देश के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, लेकिन देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनको डिक्लेयर किया था 24 जनवरी 1950 को। ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड ये चीज़ ध्यान रखना कि लास्ट सिटिंग भी हमारी इसी दिन हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। लास्ट सिटिंग मतलब इसके बाद कैसा क्या हुआ? इसके बाद एक्चुअली ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई। एक्चुअली में हमारे देश में पहले चुनाव, आम चुनाव 1951-52 में हुए। तो तब तक देश कौन चलाएगा, कैसे चलेगी? तो इसलिए प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पे फंक्शन किया। प्रोविजनल पार्लियामेंट, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? टेम्पररी तौर पे। तो टेम्पररी तौर पे पहली देश की पार्लियामेंट भी, संसद भी बनी, क्योंकि लॉ बनाना, सारा कुछ देखना वो कौन करेगा तब तक जब तक चुनाव नहीं होंगे, जब तक कोई नई गवर्नमेंट चुन के नहीं आती। तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही ये फंक्शंस परफॉर्म किए। तो 4 जनवरी 1950 को आखिरी सीटिंग होती है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। वो स्क्रैप नहीं हो गई, भी डिसॉल्व नहीं हुई है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें खत्म हो गई, एक दो चीज़ें और बाकी हैं। जैसे कि सिंबल क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसने किसने लिखा था इसको अपने हाथों से, सुंदर हाथों से, और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं, और उसके बाद जो आपके डाउट्स होंगे तो आप पूछ लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और हाँ, कमिटीज़ भी तो आपको पता नहीं, कमिटीज़ भी देख लेंगे, वो भी कोई बहुत तोप नहीं है, आसान ही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिंबल क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो सिंबल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हाथी मेरा साथी, ठीक है। तो एलिफेंट था, गजराज जी थे। और इसको लिखा किसने था? हु कैलीग्राफ्ड इट, हु कैलीग्राफ्ड, यानी कि कैलीग्राफी को क्या बोलेंगे हिंदी में? किसने? सुलेखा, मतलब सुलेखाकार है ना। तो मूल संविधान के सुलेखाकार अगर हम बात करें तो कैलीग्राफी इंग्लिश वर्जन में करी थी अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है, नारायण रायज़दा, ठीक है। इन्होंने अपनी इंग्लिश, मतलब अपने हाथों से ही इसको इंग्लिश में लिखा था, ठीक है, इंग्लिश में। अगर हम बात करें हिंदी में किसने लिखा था, ये तो इंग्लिश में हो गया। हिंदी में अगर हम बात करें वसंत कुमार वैद्य, ठीक है, वसंत कुमार वैद्य, इन्होंने हिंदी में लिखा था, वसंत कुमार वैद्य ने। और अगर हम बात करें सजावट का काम किसने किया, यानी कि डेकोरेट किसने किया था, तो अगर हम डेकोरेट बात करें सजावट का काम, तो ये किया था नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। और इन्हीं के एक शिष्य थे, उनका नाम था ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा।
क्लियर है यहाँ तक? और ये चैप्टर में मेनली हमारा फुल स्टॉप लग गया, बस एक टॉपिक बचा एंड दैट इज़ कमिटीज़ यानी कि समितियाँ, और देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। चलिए कमिटीज़ करें अभी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ किसी कोई डाउट तो नहीं है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन करेंगे फटाफट। सॉरी, फटाफट से मुझे कुछ और याद आ जाता है गाना है ना एक अपने हमारे भाजपा के माननीय सांसद जी का चलो आगे बढ़ें फिर। ये कमिटीज़ हैं, जिन कमिटीज़ की मैं बात कर रहा था कि कमिटीज़ बनाई गई थी कि भाई आप ये काम देखो, आप ये काम देखो, आप ये काम देखो, तो इसके लिए अलग अलग कमिटीज़ का गठन किया गया था। और वो कमिटीज़ हैं ये जो आपके सामने लिखी, इनको हिंदी में समितियां बोलते हैं। अब ये कमिटी में अगर हम बात करें तो हमें इसके याद करने हैं चेयरमैन, यानी कि इसके इसको किसने प्रिसाइड किया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबके चेयरमैन हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल लगभग 22 कमिटी थी। ठीक है, कहीं पे 21, कहीं पे 22। ये हैं आपकी बाकी की कमिटीज़, 10 कमिटीज़, ये 8 हैं टोटल, 13 और थी, ये उसमें से 10 हैं, 3 नहीं है। और अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा याद कौन सी करनी है, किसके चेयरमैन आपको याद करने हैं। तो ये जो मेजर कमेटी थी उसके बस आपको चेयरमैन याद करने हैं, माइनर के अगर इक्का दुक्का जो होंगे चेयरमैन वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, अब याद कैसे रखना है। जिस भी कमिटी के नाम के आगे यूनियन या स्टेट, यूनियन का मतलब होता है संघ और स्टेट का मतलब राज्य होता है, मिल जाए उसके चेयरमैन नेहरू ही होंगे। खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई दिक्कत। ये आपकी क्या होगी, यूनियन पावर्स कमेटी, यानी कि संघ शक्ति समिति होगी ये क्या होगी, संघ संविधान समिति होगी ठीक है, संघ संबंध। और ये क्या होगी, स्टेट्स कमेटी, देसी रियासतों से संबंधी समिति होगी। तो जहाँ पे भी यूनियन स्टेट है तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तभी इनको अब मॉडर्न मैन या फिर मॉडर्न मनु के नाम से जानते हैं। मनु हिंदी में होता है और मैन इंग्लिश में होता है। ठीक है, किसने हमारे देश में जो प्रोविंसेस थी उनको भारत में मिलाने का काम किया था। हम राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं जरा बताइए कमेंट में। सरदार पटेल जी का जिस दिन जन्म दिवस होता है कब होता है, 31 अक्टूबर को। तो प्रोविंसेस को किसने मिलाया, ये भी याद हो गया। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। अब क्या बचे, ये बचा और ये बचा और ये बचा। ठीक, तो ऐसे याद करो। देखो प्रोविंसेस को मिलाने का काम पटेल साहब ने किया। अब प्रोविंसेस में काफ़ी सारे लोग रहते हैं तो उनको मौलिक अधिकार देने का, और जो माइनॉरिटीज़ रहती हैं उनको भी सब उनका एडवाइस करने का काम, ये सब सलाह देने का काम किसने किया, सरदार पटेल का। ठीक है, तो ये भी आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। बचे हमारे 2 कमिटीज़, सेकंड और फोर्थ में। अब इसको अपने हिसाब से बना लोगे कि मेरे पास भी ऐसा कुछ अभी तो याद नहीं आ रहा दिमाग में। रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी, तो अगर बात करें, एक तो नियम प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे नियम प्रक्रिया समिति, और ये हो जाएगी संचालन समिति। ठीक है, तो नियमों का संचालन ऐसे कर लो कि नियमों का संचालन कौन करता था, यानी कि रूल्स को स्टीयर कौन करता था, राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। तो ये सारे आपको इस तरह से 8 याद हो जाएंगे। एकदम रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी इस तरह से रिलेट कर लिया वहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कर पाओगे, बिकॉज आंसर आपकी आंखों के सामने ही है 4 ऑप्शंस में। बात अगर करें माइनर कमिटीज़ की, तो माइनर में सबसे पहले ये तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कमिटी ऑन दी फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दूसरा फंक्शन करती थी, लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे बैठती, तो जीवी मावलंकर होते थे, सिंपल। ठीक है, अब ये मैम आपको एक और याद करवाते हैं, रुकिए। आपने एक मूवी देखी थी वो, जिसमें वो थी, क्या नाम है उसका, साउथ का एक एक्टर, उसकी बेटी है, हाँ श्रुति हसन। तो उसमें एक नई मूवी थी, कौन सी, रमैया वस्ता वैया करके, एक बड़ी बहुत पहले मूवी आई थी, रमैया वस्ता वैया। तो उस मूवी में क्या सब घर बारी तो दिखाया जाता है कि घर है, उसका भाई है वो छेदी सिंह ठीक है, और वो सब घर बारी चलता रहता है ना। तो पट्टा भी सीतारामैया जी ने हमारा क्या देखा, घर के बारे में देखा। सीतारामैया वस्ता वैया है ना, हाउस कमेटी देखी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। मुंशी जी, हम बोलते हैं मुंशी जी। मुंशी जी कौन होते हैं, जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं। लिखा पढ़ी किस में चाहिए होती है, बिजनेस जब आप करते हो तो लिखा पढ़ी चाहिए होती है। तो मुंशी जी बिजनेस देख रहे हैं, सिंपल। तो बस मेरे कहने पे बस 3 मैंने आपको याद करवा दी हैं, ये 3 ही याद करो बस। ठीक है, बाकी अगर आपको खुद से 1-2 याद करनी तो कर सकते हो, लेकिन इन 3 से आई होप सफाइस कर जाएगा। बाकी ये तो सारी याद होनी चाहिए, और सारी आई होप मैंने याद करवा भी दी है, और ये 3 थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, बस अगर आपको और एक्स्ट्रा याद करनी है तो ये वाली जिसमें ग्रीन सर्कल कर रहा हूँ, क्रेडेंशियल्स कमेटी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे याद कर लो कि भाई क्या, देखो हमने क्या देखा था, रूल्स को स्टीयर किया किसने, उस रूल्स को स्टीयर किया फाइनेंस को लेके राजेंद्र प्रसाद जी ने। इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। बाकी तो अब आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चंस करने के लिए सभी लोग तैयार, रेडी, किया जाए।
हम्म क्या डाउट पूछ रहे हैं भाई? कि उप झंडा समिति, उप झंडा समिति जो है एडहॉक कमेटी ऑन फ्लैग, वो इन्होंने ही वो चेयरमैनशिप करी थी। एडहॉक कमेटी ऑन फ्लैग, उप झंडा समिति, ठीक है, उप झंडा समिति ये इन्होंने करी थी, ठीक है। ट्रिक बता दिया करें। अच्छा पार्थ जी, अभी हम क्या कर रहे थे? ट्रिक नहीं बता रहे हैं आपको, ये रिलेट करके ट्रिक तुम या तो वो मत समझा करो कि एकदम हम एक लाइन लिखेंगे फिर उससे सारे याद हो जाएंगे। हर चीज़ के लिए एक ही ट्रिक नहीं लगती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हाउस कमेटी, तो हाउस से आपको याद आएगा कि हाँ घर और ये रमैया वस्तावैया इस तरह से। और ये मैंने बता दिया कि यूनियन जिसके आगे है, फिर स्टेट जिसके आगे है, तो वो नेहरू जी होंगे, ठीक है। और प्रोविंसेस को मिलाने का काम किसने किया? पटेल साहब ने किया, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये इसके लिए भी ट्रिक चाहिए तो फिर दिक्कत की बात है। ड्राफ्टिंग कमेटी तो रट जानी चाहिए, अंबेडकर जी। अभी इतना हम लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे मेंबर्स भी किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल लाइव सेशन कब होगा? लाइव सेशन कब होगा मतलब? लाइव ही तो हो रहा है। टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहे हो क्या आप? टेलीग्राम ग्रुप में कब होगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन मत करो अभी, ठीक है। ये भी आपका एक पार्ट ही है, लेकिन आप थोड़ा सा झेल जाएंगे अगर पहले ही मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा। तो पहले दो क्वेश्चंस को हम लास्ट में कर लेंगे, बिकॉज ये एक अलग से टॉपिक है जो हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर थोड़ा सा पहले कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं क्वेश्चन को करके। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा सही है? करिए सवाल को जल्दी से। तो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और एक कुछ लोगों का डाउट ये आया था, मतलब डाउट नहीं, क्वेरी आई थी कि ये ब्लू में ना करके किसी और कलर में कर दें, ठीक है। रेड में चलेगा क्या? क्योंकि जब प्रिंट आउट, कितने लोग हैं जो इसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं? नहीं होगा तो इसको रेड में करवा देंगे, ठीक है। तो संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप, एक सेकंड, हाँ ठीक है, और इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1947। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई मई 1949 में किया था। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि 1949 मई में करी गई थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड दी नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। बिल्कुल, चाहे नेशनल एंथम हो चाहे नेशनल सॉन्ग हो, उसको हमने 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया था, सही है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग, अभी देखो नेशनल एंथम और सॉन्ग दोनों एक ही दिन अडॉप्ट किया था। फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। चलिए भाई, सभी लोग डीप ब्रीथ करेंगे और अगला क्वेश्चन करेंगे और सीधे बैठ जाएंगे, और हो सके तो अपनी आइज़ को थोड़ा ब्लिंक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर हो गया स्क्रीन पे फोकस किए हुए। चलिए, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कितनी फीमेल मेंबर्स थी? तो अभी मैंने आपको बताया था 24 जनवरी 1950 को, जब हमने एंथम सॉन्ग को अडॉप्ट किया, राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसी दिन ही हमने क्या किया था? साइन भी किया था। 284 लोगों ने साइन किया, तो उसमें से 15 वीमेन थी और एक भी वीमेन एब्सेंट नहीं थी। दैट मीन 15 वीमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ हाउस कमेटी? अब बताइए, सीजीएल 2022 हाउस कमेटी, सीतारमैया वस्तावैया। अब ये करवाने की ज़रूरत है? मुंशी जी क्या देख रहे थे? मुंशी जी बिजनेस देख रहे थे। बिजनेस कीवर्ड मिलेगा उसमें आपको, एवी ठक्कर तो कहीं देखा ही नहीं हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट, ये अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, प्रियम्बल नहीं पढ़ा है, कल पढ़ेंगे, तो उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोगों से बनेंगे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी मैंने आपको अगर याद हो ग्रीन सर्कल में, इसका मैंने ट्रिक तो नहीं बताया था लेकिन ग्रीन सर्कल किया था थोड़ा सा। अल्लादी कृष्ण स्वामी वॉज द चेयरमैन ऑफ, तो किस कौन? अब देखिए, एलिमिनेशन से किया जा सकता है, कैसे करने की कोशिश करिए एलिमिनेशन से। अब यूनियन है, जवाहरलाल नेहरू होंगे इसके चेयरमैन। बिजनेस है, मुंशी जी होंगे भाई, बिजनेस देखेंगे। फंडामेंटल राइट सब कमेटी, पटेल साहब रूल कर रहे थे, फंडामेंटल सब राइट कमेटी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? क्रीडेंशियल्स कमेटी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाई सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो जुलाई 1947 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में आया था, तो उसमें कौन से सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कही गई थी? तो वो सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 था। ये हम लोगों ने नहीं किया तो इसको अलग से नोट कर लेंगे। सब 8 सब क्लॉज 1। जीवी मावलंकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसके थे जीवी मावलंकर? अगर हम बात करें एडवाइजरी कमेटी, एडवाइस दे रहे थे ना, एडवाइस तो कौन दे रहा था भाई? एडवाइस तो फंडामेंटल राइट और इसमें पटेल साहब दे रहे थे। सॉरी, आई थिंक वहाँ पे मैंने गलती से पटेल, यहाँ पे जेबी कृपलानी होंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट सब अगर कमेटी बात करें, यहाँ पे कृपलानी साहब होंगे।
अगर सब कमेटी की बात होगी तो, ठीक है। और यहाँ पे होंगे आपके एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज़, ये पटेल साहब होंगे। कमेटी ऑन दी फंक्शंस, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस मुंशी जी देख रहे होंगे। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, अभी मैंने बताया फ्लैग वाली कौन देख रहे थे, हमारे फ्लैग वाले राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। तो बचता है कौन सा कमेटी, कमेटी ऑन दी फंक्शंस, लेकिन ये पूरा नहीं है कि नहीं, ये पूरा नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग तो है। चलिए खैर कोई नहीं, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेशन होगा ये, ठीक है, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, देखिए 10th सेशन से आगे सीजीएल 2022। तो 10th सेशन की अगर हम बात करें तो पहला सेशन देखा था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। आखिरी हुआ था आखिरी हुआ था 14 से लेकर 26 नवंबर 1949, 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ था आखिरी वाला। लेकिन आखिरी नहीं पूछा, आखिरी तो 11वां वाला था, ये सेकंड लास्ट पूछा है। ये हुआ था 6 से 17 अक्टूबर के बीच में 1949 में, ऑप्शन नंबर ए। 11th, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1946। तो मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन चुन के आया था? अच्छा, अंबेडकर जी का अगर कभी पूछ ले कि अंबेडकर जी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आए थे, तो ध्यान रखना अंबेडकर जी बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आए थे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे होगा अम्मू स्वामीनाथन, हमारे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, मद्रास से आए थे। ये क्वेश्चन थोड़े से उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि इनको सीरियस ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि अगर ये क्वेश्चन, तो अच्छा फर्स्ट पोस्टिंग आ गई किसकी, एक सेकेंड, फर्स्ट पोस्टिंग आ गई किसी की, तो इज़ ओके, चलो। तो अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये मतलब उस टाइप के क्वेश्चन है जिनको आपको ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन है, सबका याद करने की जरूरत नहीं। अम्बेडकर जी का बस थोड़ा याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो 8, 14, 9 या फिर 7। तो हमें पता है 7 सदस्य थे इसमें, और 7 सदस्य के नाम पता है। अम्बेडकर जी चेयरमैन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, सादुल्ला, ठीक है। और कौन थे? मुंशी जी थे, और मिट्टर जिनको रिप्लेस किया माधव राव ने, और खैतान जिनको रिप्लेस किया टीटी कृष्णमाचारी ने। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाई, तो किसने हाथ से लिखा था अपने? इंग्लिश में अगर बात करें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और वसंत कुमार वैद्य ने लिखा था हिंदी में। डेकोरेट करने का काम किया था नंदलाल बोस और उनके शिष्य वसंत कुमार वैद्य, बेहौर राम मनोहर सिन्हा ने। हु वॉज अपॉइंटेड एज असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या फिर लीगल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव थे, ठीक है। आगे बढ़े। 15th, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर से देखिए आ गया वो सीजीएल में पूछा गया था, सीएचएसएल में। तो कौन है हाउस कमेटी? रमैया अवस्थावैया, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, तो इलेक्शन कब हुए? ऑप्शंस आपके सामने, 47, 46, 49 या फिर 48। पहले इलेक्शन की बात हो रही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि पहली मीटिंग ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को अगर हो रही है, खुद ही सोचिए, अगर पहली मीटिंग ही हो रही है तो ऑब्वियस से बात इलेक्शन इससे पहले ही होंगे। और हमने देखा था जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए थे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 17th, in 1946 who among the following was made the interim president of the Indian Constituent Assembly, यानी interim president, यानी कि interim का मतलब ये है कि हमने देखा था टेम्पररी प्रेसिडेंट, टेम्पररी चेयरमैन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, फ्रेंच प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हुए हमने सबसे सीनियर मोस्ट को बनाया, बट उसके बाद परमानेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस चेयरमैन बने थे वीटी कृष्णमाचारी और एचसी मुखर्जी। 18th, टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389, इनमें से कितने प्रिंसली स्टेट से थे? तो हमने 389 में डिवीजन देखा था, इस तरह से था कि 296 ये ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत से आएंगे, और 93 प्रिंसली स्टेट से आएंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका फर्दर डिवीजन था 292 फ्रॉम चीफ गवर्नर्स प्रोविंस एंड 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, की डिमांड कब रखी कांग्रेस ने? तो हमने देखा था 1934 में सबसे पहले डिमांड आई थी एम एन रॉय, और 1935 में कांग्रेस से, लेकिन 1935 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो देन वी विल गो विथ फॉर 1934। लेकिन है तो 1935, लेकिन अब ऑप्शन में नहीं है, तो हम 34 के साथ जाएंगे जो सबसे नियरेस्ट होगा। 20th, इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू who was the chairman and 8 other कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? बताइए जल्दी से, कितना आसान है। अभी हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था कि भाई साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में,
है ना, कि साइमन कमीशन और बर्किन हेड का जो चैलेंज दिया था बर्किन हेड ने, उसके चैलेंज में ये हमने किया था 1928 में, 1928 और 28 में। इसके रेस्पॉन्स में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे, और कांग्रेस से भी पहले दिल्ली प्रपोजल्स दे चुकी थी। कौन? मुस्लिम लीग। दिल्ली प्रपोजल्स और दिल्ली मैनिफेस्टो में अंतर समझना। दिल्ली मैनिफेस्टो याद आ रहा है आपको? वो मैनिफेस्टो था जहाँ पे कांग्रेस वाले अपनी डिमांड लेके इरविन के पास गए थे, जो उस समय वॉइस रहा था, और इरविन ने इग्नोर कर दिया था। और फिर गांधी जी ने क्या बोला? रुक, अभी तेरे को बताता हूँ मैं। याद आ रहा है? फिर गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी थी अपनी। सर हाउ कैन इट बी एक्सेस्ड इन रिकॉर्डेड वर्जन? अभिषेक कुमार जी, ये मतलब पेड बैच की वीडियोज़ हैं, ठीक है, ये फ्री स्ट्रीम होती है लाइव यूट्यूब पे, और रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं और जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो एप्लीकेशन पे रहती हूँ, मैं लास्ट टाइम आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन? हिस्सा नहीं था संविधान सभा का। पटेल साहब देखा हमने, फंडामेंटल राइट्स वाली कमेटी हेड कर रहे थे, प्रोविंशियल कमेटी हेड कर रहे थे। नेहरू जी यूनियन कितनी स्टेट्स कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेड कर रहे थे। अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी। महात्मा गांधी को कहीं हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी 1947 में ही थी, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे बिल्कुल भी। वैसे तो 9 दिसंबर 1946 को ही पहले मीटिंग हो गई थी, लेकिन महात्मा गांधी उसका हिस्सा नहीं थे। 22 व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक प्लेस? पहली मीटिंग कब हुई थी? कितना आसान है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, और उसके 4 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू जी ने, और 22 जनवरी 1947 को, यानी कि कुछ ही दिन बाद, उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, है ना। और फिर 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, मसौदा समिति। 23वां, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में साइन कब की है? ये डेट तो हमने पढ़ी नहीं कहीं पे। हमने क्या क्या डेट्स पढ़ी हैं? 26 नवंबर 1949 अडॉप्ट किया, 26 जनवरी 1950 एनफोर्स किया, लागू किया, ठीक है। 22 जुलाई 1947 फ्लैग अडॉप्ट किया, 24 जनवरी 1950 एंथम सॉन्ग अडॉप्ट किया, मई 1949 कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली। ये डेट तो हमने पढ़ी नहीं, ना पहली वाली ना ये वाली, ठीक है। आंसर यहाँ पे ये होगा, अगर आपको याद आ रहा हो, इसी दिन हमने साइन किया था, और उसमें से 15 हमारी फीमेल थी, विमेन थी। द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। तो पहले आम चुनाव देश के 1951-52 में हुए थे, 1951 और 52 में हुए थे। और यहाँ पे देश के पहले प्रधानमंत्री निकल के आए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो देश के ना सिर्फ पहले प्रधानमंत्री थे, बल्कि पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री भी थे, और मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च भी थे। सरदार पटेल जी ना सिर्फ हमारे गृह मंत्री थे पहले, बल्कि पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी थे। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर देख रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे एट द एज ऑफ 35, ये एजुकेशन मतलब कि शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथई रेलवे मिनिस्टर थे। बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे आपके, रक्षा मंत्री। जगजीवन राम लेबर श्रम मंत्रालय देख रहे थे, ठीक है। भाभा साहब कॉमर्स यानी वित्त मंत्रालय देख रहे थे, सॉरी एक तो वित्त नहीं, वाणिज्य मंत्रालय देख रहे थे, ठीक है। ये रफ़ीक अहमद का किदवई जी का याद नहीं रखना, कम्युनिकेशन वाला। राजकुमारी अमृत कौर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूरे कैबिनेट में एकमात्र महिला थी, ये हेल्थ मिनिस्ट्री देख रही थी। अम्बेडकर जी हमारे कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे ये। षणमुखम चेट्टी फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे ये। बस हमें इतना याद रखना है, बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो राजकुमारी अमृत कौर, जो कि द ओनली फीमेल इन दी कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, तो ये भी हम लोगों ने एक्ट पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको आंसर कर सकते हैं, बिकॉज जो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है उसके बेसिस पे, कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधानमंडल में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण का भी प्रावधान किया? तो हमने देखा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस में आई थी? पहली बात तो डायरकी आई थी प्रोविंसेस में, यानी द्वैध शासन लागू हुआ था प्रांतों में 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, मॉन्टेगी चर्च फॉर रिफॉर्म्स, और इसका पलट कर, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर आया था सेंटर में 1919 के थ्रू। प्रोविंसेस में डायरकी और सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और 1935 में एकदम पलट दिया गया। यहाँ पे प्रोविंसेस से डायरकी खत्म करके उनको ऑटोनॉमी दे दी, स्वायत्ता दे दी, और प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर कर दिया। सारे में नहीं, 6 आउट ऑफ 11 में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अगर पूछ रहा है तो 1935 इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री के बेसिस पे। वैसे तो आगे एक अलग से क्लास होगी एक्ट पे सबसे आखिरी में, वो भी उसमें भी देखेंगे हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम दी, हमने ये तो कल करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, सोर्सेज ऑफ में। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर जो शुरुआती 2 क्वेश्चन है ना फेडरेशन वाले, वो हम देखते हैं फिर विद रेफरेंस टू। तो 30 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके आगे आपका अगर होंगे तो होमवर्क होगा। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बिकॉज बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो हम लोग कर चुके हैं। तो अगर हम पहले की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ में 1947, नहीं 1949 में हुआ था ये। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 1950। बिल्कुल बात सही है, एंथम हो चाहे सॉन्ग हो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये हम लोग अभी करेंगे नहीं, ठीक है। ये आंसर तो इसका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन कल देखेंगे इसको। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत, बताइए, 1946 में आया था, ठीक है। एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस चेयरमैन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज ये भी अभी हम लोगों ने किया नहीं है, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन, हाँ। अब यहाँ से फेडरेशन थोड़ा सा चीज़ें चालू करते हैं, अब यहाँ से थोड़ी नई चीज़ें चालू होंगी, ऐसा नहीं कि वो, ठीक है। सर आपका बैच लेना था जीके का, कोई नंबर अभी दे देंगे विकास, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट और पढ़ लो बस, ठीक है। मैक्सिमम ये क्लास 10 मिनट तक और चलेगी मैक्सिमम, तो ये हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद ठीक है नंबर सब आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप चीज़ें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, इंडियन फेडरल सिस्टम को बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला था, ये बोला था मॉरिस जॉन्स ने। इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था, यानी सहकारी संघवाद किसने बोला था, कोऑपरेटिव। अब ध्यान से सुनते रहना यहाँ पे, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ध्यान से बहुत एकदम फोकस अपना, जितना भी फोकस अब लगा दो, बस आखिरी है ये कोऑपरेटिव, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन, ये वाला क्वेश्चन लोग जनरली छोड़ के आते हैं ये, ठीक है, लेकिन आप सही करके आओगे इसको। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था, और क्वाजाई फेडरल बोला था, क्वाजाई फेडरल यानी कि अल्पसंघवाद, इसको हिंदी में बोलते हैं अल्पसंघवाद, ये बोला था इसने केसी वेरे ने, केसी वेरे। अब ये है क्या क्वाजी फेडरल, पहले तो फेडरल का मतलब समझें। फेडरल का मतलब पता है क्या होता है, फेडरलिज्म संघवाद का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। एक सेंटर होता है और बहुत सारे हमारे स्टेट होते हैं, तो इनके बीच में जो पावर्स का बंटवारा होता है उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। क्वाजाई फेडरल का मतलब है अल्प संघवाद, आधा अधूरा संघवाद। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा फेडरेशन जहां पे सेंटर के पास, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, और ऐसे फेडरेशन को हम बोल देते हैं फेडरेशन विद यूनिटरी बायस। यूनिटरी का मतलब है यूनियन, मतलब सेंटर, यानी कि यूनिटरी बायस का मतलब यह है कि यूनियन के पास पावर ज़्यादा है इस फेडरेशन में। वैसे फेडरेशन का मतलब ये होता है कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का बंटवारा है, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर हमें कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया में हो गया, इंडिया ने सिस्टम हम कल देखेंगे कनाडा से लिया था ये, कि सेंटर को स्ट्रांग रखो, स्टेट को थोड़ा सा वीक रखो, नहीं तो स्टेट जो है रोज रोज कुछ ना कुछ कहेंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं इंडिया से, इस तरह से। तो सेंटर को ज़्यादा पावरफुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, इसलिए इसको क्वाजाई फेडरल बोला केसी वेयर ने। और एक्चुअल में ये बात ट्रू है कि हमारे देश में पता है आपको कि जो संघ है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होती है। क्लियर है, वो कभी भी प्रेसिडेंट रूल लगा देती है जनरली, अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, एक तरह से यूनिटरी बायस को दिखा रहा है। द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ये, तो सब आसान से क्वेश्चन है, खत्म ही हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन कर लो, और इसके बाद वो पहले दो क्वेश्चन पे आते हैं फिर, ठीक है। फेडरेशन अब क्योंकि आप समझ गए तो अब थोड़ा सा आसानी होगी वो समझाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, करो यहाँ पे, नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का क्या विशेषता नहीं है। तो हमारे देश का जो संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये बात सही है, ये है फीचर। लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान भी होता है क्या, हाँ। जैसे ब्रिटेन में अगर मैं बात करूं, ब्रिटेन यहाँ पे यहाँ जिन्होंने हमें रूल किया, उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये रिटन और अनरिटन में डिफरेंस जरा समझ लो क्या होता है यहाँ पे कायदे से, ठीक है। और थैंक यू को ज़्यादा सीरियसली मत लेना अभी, क्योंकि अभी दो क्वेश्चन बाकी हैं। रिटन और अनरिटन में डिफरेंस क्या होता है। रिटन का मतलब ये होता है कि कुछ लोग बैठे थे और उनने संविधान बनाना स्टार्ट किया और ख़त्म किया और एक संविधान की किताब बना के तैयार कर दी। अनरिटन का मतलब ये है कि पहले से ही, बहुत पहले से कुछ रूल्स चले आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ब्रिटेन में सबसे पहले कुछ एक पर्टिकुलर रूल्स डिसाइड कर दिए गए कि भाई जो अमीर लोग हैं, अमीर तबका है, उनके ये हक नहीं छीने जाएंगे। फिर उसमें और चेंजेस हुए, तो वहाँ से अब इनकी किताब एक तैयार हो गई, जो जिसको बोलते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये देश का संविधान। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है, अब हमारे एंशिएंट टाइम में वेद लिखे गए थे, तो वेदों को मॉडिफाई कर करके उसी को हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता। लेकिन हमारे अभी हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1940 को सबसे पहली बार बैठी, उसकी आखिरी मतलब 26 नवंबर 1949 को वो कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया उसने,
तो क्या है, वो बैठे, वो बना के तैयार किस लिए रिटर्न है। इसको अमेंड करना, अमेंड का मतलब होता है उसमें चेंज करना, संशोधन करना आसान नहीं होता है, इसमें संशोधन करना बहुत आसान होता है। कैन बी अमेंडेड ईजिली, इसमें संशोधन बड़े आसानी से किया जा सकता है। बस ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे टू क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी बनानी है, ठीक है, लोगों को हक देना है। टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल, अच्छे लोगों का भागीदारी सुनिश्चित करना, ये एक फीचर नहीं है, ठीक है। इसमें से एक तरह से आपको ऑड वन आउट चूज़ करना था, ठीक है। ये सारे फीचर होंगे, थोड़ा सा आपको वही कि गट फीलिंग वाले टाइप क्वेश्चन है कि आपको ऑड वन आउट चूज़ करना था कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं, जैसे ये फंडामेंटल राइट्स से हमें सिक्योर की गई है, जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी के पास ज़्यादा पावर है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हम आगे पढ़ेंगे, लिखित संविधान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तभी हमारा एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो भी है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है 32 वाला। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं पहले और दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, जरा फोकस बना के रखना है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जब भी तुमसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि फेडरल फीचर क्या है, और 2 तरह के फीचर होते हैं, एक फेडरल फीचर और एक यूनिटरी फीचर। एक फेडरल फीचर और नीचे लिख रहा हूं यूनिटरी फीचर, ध्यान से समझना। फेडरल फीचर वो फीचर होता है जो स्टेट्स को पावर दे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, राज्यों के पास, स्टेट के पास पावर नहीं होती। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टेट को पावर दे, दैट इज कॉल्ड एज अ फेडरल फीचर। और जो स्टेट से पावर खींच ले या फिर ना दे उनको, दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिटरी फीचर, यानी फेडरेशन विद अ यूनिटरी बाइस। क्लियर ये चीज़। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ गवर्नर का, ठीक है। गवर्नर है, ये राज्यपाल है एक, ठीक है। अब मुझे बताना, एक जो राज्यपाल है उसको इसमें रखोगे या इसमें रखोगे, बताओ। तो आप बोलोगे सर राज्यपाल तो राज्य का होता है, फेडरल फीचर होगा, नहीं होगा। क्यों? नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स गवर्नर? पढ़े नहीं है बट फिर भी चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट सेंटर का आदमी होता है एक तरह से, ठीक है। अभी तो मैडम जी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो सेंटर का होता है, वो सेंटर का बंदा। और ये गवर्नर स्टेट का, काफी लोगों को पता होगा, स्टेट का हेड होता है, मुखिया होता है। तो मतलब स्टेट का मुखिया सेंटर नियुक्त कर रहा है। और एक तरह से अगर हम देखें तो गवर्नर एजेंट के तौर पे ही तो काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक्चुअल में चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में तो रियलिटी में तो यही है ना कि वो एजेंट के तौर पे काम कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो एक तरह से ये यूनिटरी फीचर हुआ, एक तरह से सेंटर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है स्टेट में। तभी तो जब गवर्नमेंट चेंज होती है सेंटर में तो सारे गवर्नर भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमारे सत्यपाल मलिक जी हैं, नहीं बनी बीजेपी से, छोड़ के भाग गए, है कि नहीं। अब आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो जहाँ सत्यपाल मलिक बोलेंगे वहाँ उनको मिलेगा गवर्नरशिप? या फिर गवर्नरशिप तो छोड़ो, और गवर्नरशिप में तो खैर क्या ही ज़्यादा पावर नहीं होती है गवर्नर्स को, समझ रहे हैं आप। तो गवर्नर्स एक तरह से पपेट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो यूनिटरी फीचर होगा वो, सिंपल, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, हो सकता है ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे जब पॉलिटी में आगे बढ़ेंगे तो समझ में। बाई कैमरल का मतलब है कि द्विसदनीय विधानमंडल, यानी कि हमारे यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है। राज्यसभा एक्चुअल में स्टेट्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, राज्यों को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, यानी राज्यों को भी सेंटर में रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यानी फेडरल फीचर होगा। अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो ठीक, नहीं तो धीरे धीरे जैसे आप पार्लियामेंट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे, अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो नॉट अ फेडरल फीचर पूछा है इसमें से, कौन सा? संघीय विशेषता नहीं है। डुअल गवर्नमेंट, यानी कि एक सेंटर में एक स्टेट में ही है, तो फेडरल फीचर होगा भाई, स्टेट को भी पावर मिल रही है। पावर, शक्तियों का बंटवारा है। हम पढ़ेंगे कल शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ, उसमें देखेंगे 7वीं अनुसूची है, उसमें लिखा हुआ है कि इन सब्जेक्ट पे यूनियन सेंटर लॉ बना सकता है, इन लिस्ट पे, इन सब्जेक्ट्स पे स्टेट लॉ बना सकता है। तो डिवीजन ऑफ पावर भी फेडरल फीचर होगा। ऑल इंडिया सर्विस ये नॉट अ फेडरल फीचर है। क्यों? ऑल इंडिया सर्विस में 3 आती हैं, आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफओएस इंडियन फॉरेन नहीं फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 है ऑल इंडिया सर्विस। इनकी नियुक्ति ये सब कुछ कौन करता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, वो सब कुछ इनका करता है। मतलब सेंटर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है इन पे। लेकिन नियुक्ति कहाँ पे होती है इनकी? राज्यों में इनकी नियुक्ति होती है। तो यानी 4 राज्यों में रहें, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है? ट्रांसफर वगैरह सब। ये मतलब कंट्रोल एक तरह से ओवरऑल कंट्रोल देखें तो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि हमारे अनुच्छेद नंबर 312 में दी हुई है, ये एक यूनिटरी फीचर है। हमारा लिखित संविधान है, लिखित संविधान ये फेडरल फीचर कैसे हुआ? क्योंकि लिखित संविधान का मतलब है कि जिसको अमेंड करना आसान नहीं है। अमेंड करना है तो आपको बड़ी मुश्किल लगेगी। तो
सेंटर गवर्नमेंट ही तो अमेंडमेंट कर सकती है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं लेकिन आपको बता रहा हूँ, सेंटर गवर्नमेंट ही यानी कि पार्लियामेंट ही हमारा अमेंडमेंट करता है। तो अगर रिटर्न नहीं होगा तो तुरंत अमेंड करता रहेगा और अपने पास और पावर खींचता रहेगा। तो ये क्योंकि ये लिखित संविधान है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर स्टेट्स को पावर दे के गए हैं वो इतनी जल्दी ये सेंटर नहीं छीन सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ फेडरल फीचर। एक और क्वेश्चन, ये तो क्वाज़ाई फेडरल वाला तो ये फैक्ट है, अभी हम लोगों ने देखा था कि अल्पसंघवाद किसने बोला था, केसी वेरे ने बोला था। ऑलराइट, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। अगर ये बात समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं तो आगे आपको समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे हमारा सेशन होता है ख़त्म। अब यहाँ पे जो जिन लोगों को डाउट्स थे वो पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर अदर देन द टॉपिक। तो पहला डाउट तो यही है कि बैच वैच का जो था, तो देखिए ये पेड बैच की वीडियोस है, मैं फ्री इसलिए यहाँ पे स्ट्रीम करता हूँ ताकि किसी को कोई अगर एक टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए वो बैच ना इनरोल करे, यहीं पे पढ़ ले आराम से, ठीक है। और अगर मान लो कि किसी के पास इतने पैसे नहीं है बैच में इनरोल कर सके तो वो यहाँ से पढ़ ले, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट्स बना ले और सारी चीज़ें कर ले। और जिन लोगों को मतलब हमेशा के लिए रिकॉर्डिंग्स चाहिए, 100 नोट्स चाहिए और वीकली क्विजेस चाहिए, तो वो परमार अकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अभी सिर्फ एंड्रॉयड में, जो iOS वाले हमारे भाई बहन हैं तो वो अभी मैं उनको एक नंबर दे रहा हूँ, तो वहाँ से उस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो परमार अकेडमी ना सिर्फ ऐप है बल्कि वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट का नाम है www.parmaracademy.in। और एक चीज़ जो अभी PDF कोर्स वाला है उसका वो लेकर भी मुझे कुछ आपको बताना है, ठीक है। www.parmaracademy.in ये वेबसाइट है। और नंबर अभी मैं दे देता हूँ, जहाँ पे अगर किसी कोई क्वेरी है तो वो नंबर अभी देता हूँ। लेकिन PDF कोर्स स्टार्ट हुआ है, PYQ पार्ट 3 है ना, जो आज से स्टार्ट हुआ है, उसमें एनरोल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस बैच में उनको उसकी PDF एंड नोट्स मिलेंगे, तो उसमें आपको अलग से एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको एडवाइज नहीं करूँगा, अगर आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो PDF कोर्स यानी कि जो GK PY की सीरीज स्टार्ट हुई उसको आप मत करिएगा अभी। किसको करना है किसको नहीं करना है इसको अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका भाई ऐसा लगता है कि भाई यहाँ 70-80% तो सिलेबस एटलीस्ट हो ही गया है, उसी को करना है। पूरा डिटेल में जानने के लिए उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो निशांत यादव मैंने बताया तो इंग्लिश में लिखा था ये हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और हिंदी में लिखा था वसंत कुमार वैद्य जी ने। पहले इंग्लिश में लिखा गया था। और यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ, तो नंबर अगर किसी को कोई दिक्कत हो ना तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। और प्लीज़ ये मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, मैं जेनुइनली बता रहा हूँ, मेरा नंबर नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट मत पूछना। अगर कुछ ऐसा है कि किसी को आईफोन का लिंक चाहिए, मतलब आईफोन में अगर ऐप इंस्टॉल करनी है, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देना कि हमें चाहिए, ठीक है, और डिटेल में लिख दे दीजिएगा आप कि हमें ऐसे चाहिए। या फिर किसी का भी कुछ डाउट हो, मतलब डाउट इन द सेंस कि ऐप नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं चल रही है, अगर कुछ और है तो ये, लेकिन कोशिश किया करें कि जेन्युइन मतलब भेजा करें कि क्या ये सफिशिएंट है। वो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं और हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है। अब क्या मैं ये आपको आंसर करूँगा, नहीं 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 ये सफिशिएंट नहीं है, अभी कुछ और भी होगा, ठीक है। तो मैं आपको वैसे कम्युनिकेट कर देता हूँ अगर कुछ और ऐसा होता भी है तो, है ना। चलिए भाई, हाँ सर क्विक रिवीजन प्लीज़। ओके, क्विक रिवीजन भी करवा देते हैं जल्दी से। वैसे रिवीजन ही था यार, ये जो क्वेश्चन कर रहे थे क्या कर रहे थे, रिवीजन ही तो कर रहे थे, लेकिन अब तुमने बोला है तो तुम्हारा दिल रखने के लिए रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। मैं गरीब हूँ, कहाँ से आईफोन कहाँ से आएगा भैया, हम भी गरीब हैं, हमारे पास भी आईफोन नहीं है। तो हमारी भी मदद कर दो फिर, ठीक है, हम भी गरीब हैं। जय श्री राम। 22 जनवरी को चलो, हाँ 22 जनवरी को, हाँ अब 22 जनवरी से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, ये हुआ था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को, उसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें कितने आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ इन शेड्यूल, 22 पार्ट्स एंड एक प्रियम्बल था, ठीक है। और रिवीजन नहीं करना सर, अच्छा नहीं करना क्या, इंडियन कैसा ही क्या, प्लीज़ डोनेट किस में, विकल्प जल्दी होगा, लाइव है ना। अच्छा ओके, डी ने बोले मैं सबसे बड़ा भिखारी हूँ। यहाँ पे अपना गरीबी का प्रदर्शन नहीं करना है भाई, अब हमको लग रही बहुत जोर की भूख, ठीक है, क्योंकि जो है कुछ नहीं खाया आज, समझ। और हाँ एक चीज़ कि कल हो सकता है क्लास ना हो कल, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मेरे नाना जी की 13वीं है। अब मैं वैसे तो श्योर था कि कल क्लास ना होती, कल इसको लेके मैं श्योर था, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ट्रक ड्राइवर्स ने हर जगह जाम कर रखा है, और ख़ासकर जो मतलब मेरे मामा का घर है वो मध्य प्रदेश में, MP में है, तो MP में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। एक्चुअली UP और MP के बॉर्डर में ही है, लेकिन बहुत अफेक्टेड है वो एरिया, और शायद मैं ना जा पाऊँ कल, शायद, ठीक है।
तो इसलिए हो सकता है क्लास हो जाए, अगर मैं ना गया तो 100% होगी, और अगर चला गया मैं तो फिर नहीं होगी। उसको लेके मैं आपको पहले ही बता दूंगा। जाऊँगा तो फिर सुबह ही जाऊँगा। वैसे CDS वाली क्लास लेनी होती है मेरे को 8 बजे, ठीक है, तो 8 बजे मैं क्लास जल्दी से लेके तुरंत भागूंगा फिर। तो वो मैं आपको सुबह ही बता दूंगा अगर ऐसा होगा तो, लेकिन शायद जाने के चांसेस कम हैं क्योंकि पूरा सब ब्लॉक कर रखा है रोड को, इसलिए, है ना, क्योंकि मुरैना, हाँ मुरैना के पास में ही, मतलब पता नहीं मुरैना कितना दूर है वहाँ से। अनुराग सिंह तोमर ने सही बिल्कुल गेस किया है। हाँ, अनुराग सिंह तोमर ने, और एक्चुअली जो मेरे मामा लोग हैं वो तोमर ही हैं। तोमर कास्ट है उनकी। MP में भिंड जगह पड़ती है वहाँ से, ठीक है, भिंड के पास में ही है। छुट्टी छुट्टी, छोटे बच्चों की तरह खुश हो जाते हो, छुट्टी। छुट्टी छुट्टी शायद मुश्किल ही होगी, ठीक है, वो तो कल पता चल जाएगा। बाकी अब धन्यवाद सभी को, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। और किसी कोई ख्वाहिश तो नहीं है? आर्यन मराठी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अंदर ही दिया होता है ऐप के अंदर, कोर्सेज सेक्शन में जाओगे ऊपर देखना, ठीक है, ऊपर देखना, वहाँ पे मिल जाएगा लिंक, और इसको ज्वाइन कर लेना। हिंदी मीडियम के मैं नहीं हो तो पहले कल से पहले ही नोट्स शेयर कर दूंगा, तो पहले ही देख लिया करो, नहीं तो वैसे यहाँ पे मैं वो कर ही देता हूँ, ठीक है। मैं पहले ही मतलब सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। नौशाद आलम इसका तो यार मुझे नहीं पता, ठीक है, डॉक्टर से कंसल्टेशन लो। अच्छा चंदू जी, अब भिंड से ही हो, चलिए भाई, थैंक यू। किसी की अंतिम इच्छा हो तो पूछ सकता है, किसी की, हाँ अंतिम इच्छा है फेस रिवील, अच्छा। अच्छा नोट्स पैसे पर अवेलेबल, वो तो पॉसिबल नहीं है। और एक चीज़, जो PDF कोर्स है ना, इसमें PDF PYQ सीरीज़ वाली मिलेंगी, लेक्चर की नहीं है, ये ध्यान रखना, लेक्चर के नोट्स नहीं है इसमें PDF कोर्स में, वो जो GK PYQ सीरीज़ स्टार्ट हुई उसके नोट्स हैं उसमें। सर प्राइवेट टेलीग्राम पे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे आप? अरे भाई हम नहीं करेंगे, वो आपको अपने साइट से करना होगा। ऐप के अंदर कोर्स में अंदर जाओ, ऊपर लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ पे क्लिक करो, उससे क्लिक वो ज्वाइन होगा। मेरे साइट से नहीं होगा वो अपने आप को आप हो जाएगा, ठीक है। जाओ सर, ठीक है, अब जा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं जाओ, ठीक है जा रहे हैं अब, थैंक यू।